इसकी आज़ादी को और जिस तरीके के तरह तरह के ईडी सीबीआई हमले हो रहे हैं, ये दिखाया जा रहा है कि जो कुछ है वो सिर्फ तानाशाह सरकार की है। आज हमारे साथ इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट भानु प्रताप जी जुड़ने जा रहे हैं। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, आज एक तो आपके आने का मकसद और दूसरा ये जगह जगह सीबीआई ईडी रेड्स, प्रेस फ्रीडम के ऊपर पूरी तरीके से शिकंजा, सब क्या है सर? देखिए, मेरे यहाँ आने का मकसद बहुत सीधा सा है। जिस तरह से कल सुबह 6 बजे से जो करीब 8-10 पत्रकार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की गई और उनको गैर कानूनी तरीके से उनके घर से उठाया गया और शाम तक उनको रखा और बाद में उनको छोड़ा गया है। और एक एफआईआर है जिसमें यूएपीए की धारा है, जिसमें धारा आईपीसी की 153A भी लगी है, जो धार्मिक वैमनस्य फैलाने की जो धारा है, उसके तहत उनको उठाया गया। उसके विरोध में आज यहाँ जो प्रदर्शन हो रहा है, मैं उस प्रदर्शन को सपोर्ट करने और इस देश के जो स्वतंत्र पत्रकार हैं, जो अभिव्यक्ति की आज़ादी को बरकरार रखना चाहते हैं, जो लोगों का सच, सरकार का सच, इस देश की हकीकत लोगों के और दुनिया के सामने लाना चाहते हैं, उनके पक्ष में और सरकार के इस घिनौने षड्यंत्र के विरोध में मैं यहाँ आज जंतर मंतर पर इस प्रोटेस्ट के साथ में खड़ा हूँ। लेकिन भानु प्रताप जी, ये कोई एक पहला मामला नहीं है या आखिरी मामला नहीं है। अगर हम देखें तो लगातार इस तरीके के मामला चल रहे हैं। कभी किसी अखबार के दफ्तर में, कभी किसी सोशल मीडिया के ऑफिस में पहुंच जाते हैं, कभी किसी चैनल को कोशिश करके पत्रकारों को पकड़ के बंद करा के धमकाने की कोशिश करते हैं। इसके लिए फिर कानून कर क्या रहा है? आप लोग क्या कर रहे हैं? अदालतें क्या कर रही हैं? देखिए, कानून इसके लिए पूरी तरह से है, ऐसा नहीं है कि कानून नहीं है। कानून तो बाकायदा, जब कल उन्हें उठाया गया सभी पत्रकारों को, उन्हें बिना नोटिस के, उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया। आप सुबह सुबह पहुंच जाते हैं, कोई सर्च वारंट आपके पास नहीं, आप उनके घर को खंगोल रहे हैं, किताबों को देख रहे हैं, आप उनके लैपटॉप को और उसको सीज कर रहे हैं, कोई सर्च वारंट नहीं है आपके पास। आपने उनको कोई एफआईआर नहीं दी। आप कह रहे हैं 21 अगस्त की एफआईआर, तो एफआईआर की कॉपी आप क्यों नहीं दे रहे हैं? आप उनको जो देना, ये कानूनी आपकी बाध्यता है। आप ये सब कुछ नहीं कर रहे हैं, तो आप गैर कानूनी तरीके से काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इस देश में कानून नहीं है, इस देश में संविधान भी है, इस देश में कानून भी है, लेकिन सरकार कानून को एक साइड में रख के और पूरी तरह से, मुझे शब्द कहने पड़ रहे हैं क्योंकि यही शब्द इस सरकार के लिए ज्यादा वाजिब होंगे, कि गुंडागर्दी पर उतरी हुई। केवल तानाशाही की बात नहीं है, ये गुंडागर्दी, मतलब खुले तौर पर बिल्कुल आप नरेंद्र मोदी हुकूमत को कह रहे हैं निश्चित तानाशाही रूप और से गुंडागर्दी पे उतरी हुई है। बिल्कुल, नरेंद्र मोदी सरकार गुंडागर्दी, तानाशाही पर उतरी हुई है और आज़ादी की जो आवाज़, जो प्रेस की आज़ादी की आवाज़ है, या अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है, उसको पूरी तरह से कुचलना चाहती है। क्यों? उसके लिए सारी क्यों? इसलिए कि सच मोदी को बर्दाश्त नहीं है। पूरे 9 साल के, 9.5 साल के काम में केवल और केवल झूठ बोला है और लोगों के भले के लिए स्कीम केवल घोषणा की है। उन स्कीमों के तहत लोगों की भलाई का कोई काम नहीं हुआ। 250 से ज़्यादा स्कीम मोदी ने जो लॉन्च की हैं, लेकिन किसी भी स्कीम के तहत, किसी भी योजना के तहत 15 से 20% ही मुश्किल से काम हुआ है, इसके अलावा हुआ नहीं। और होगा भी कैसे? क्योंकि जो भी स्कीम है उसके लिए जो पैसा दिया जा रहा है, उसमें से 40 से लेकर 50% पैसा केवल और केवल प्रचार पे खर्च किया जा रहा है, उस काम पर नहीं किया जा रहा जिसके लिए पैसा बनाया गया है, दिया गया। लाभकारियों को, बेनिफिशियरीज को नहीं देकर के ये सब काम किया जा रहा है। 100%। भानु प्रताप जी, अब ये जो असहमति का अधिकार है, असहमति का अधिकार का ऊपर भी अगर अब ये अंकुश लगने लगेगा, फिर कोई अपनी असहमति को जाहिर कैसे करेगा? या ये सिर्फ डिक्टेटरशिप ही है और आप इसको मानते हैं कि ये आगे और बढ़ना है, 24 तक और ज्यादा होना है? नहीं, निश्चित रूप से ये शुरुआत है इस बात की। इतने वरिष्ठ पत्रकारों को, इतने निष्पक्ष रूप से पत्रकारिता करने वाले लोगों को, जो जमीन पर रहकर पत्रकारिता करते हैं, और इस देश का जो वर्तमान सच है, इस सरकार की जितनी भी बेईमानी और भ्रष्टाचार है, इसके जितने भी घोटाले हैं, इसका जितना भी झूठ है, वो लोगों के सामने रखते हैं। इसलिए उस आवाज को दबाने के लिए ये सारा सब कुछ घिनौना काम किया जा रहा है। वकीलों की तरफ से आवाज उठ रही है इसको लेकर के? मैं मानता हूं कि अगर सिर्फ आप अकेले नहीं हैं, आप जैसे क्या हैं
अब आ रहे हैं, मैदान में कूद रहे हैं। इस चीज़ देखिए, को मैं देखते नहीं हुए। जानता, मैं मानता हूं कि आना चाहिए। वकील को हर उस आंदोलन में हिस्सा लेना चाहिए, हर उस आवाज के साथ खड़ा होना चाहिए जो देश के संविधान को बचाने के लिए है, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए है, अभिव्यक्ति की आज़ादी को सुरक्षित करने के लिए है, बचाने के लिए है। और निर्दोष लोगों के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई होती है, वकीलों को उसके साथ में खड़ा होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं मेरी बात उन तक पहुंच रही होगी और वो लोग, पूरी वकील कम्युनिटी, सरकार के इस तानाशाही और गुंडागर्दी के खिलाफ आवाज उठाएंगे और एक आंदोलन की शक्ल में देश के लोगों को तैयार करेंगे। ये करना पड़ेगा, नहीं तो आज अगर इनके साथ हो रहा, आप बताइए, उर्मिलेश जी पिछले 50 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं, कभी कोई एक भी इस तरह का वाकया, उनकी कोई एक भी रिपोर्ट, उनका कोई एक भी वक्तव्य आप बता दीजिए कि उन्होंने देश के अंदर वैमनस्य फैलाया हो? क्या वो आतंकवादी हैं जो यूएपीए की धारा आप लगा रहे हैं? वो क्या वो उग्रवादी हैं? अगर फंडिंग का मामला आप कह रहे हैं तो न्यूज़ क्लिक के खिलाफ कीजिए, उसके जो मालिक है उनके खिलाफ, पत्रकारों का क्या लेना देना है? सो ये जो सारी चीजें हैं, अभिषार शर्मा क्या है उनके खिलाफ, पहले भी लगातार उनके खिलाफ किया गया था, उन्होंने सारी चीज बताई, उन्होंने पूरा हिसाब अपना दिया कि मैं न्यूज़ क्लिक के साथ कैसे जुड़ा हूं और मेरे पास कितना पैसा आया है, कहां से आया, उनका क्या लेना देना है चाइना की फंडिंग का। और अगर चाइना की फंडिंग ही मामला है तो 1000 मैं समझता किलोमीटर हूं का तो पहले सबसे पहले मामला देखें। 1000 किलोमीटर जो चाइना अंदर प्रोसीड कर गया, इतना सब कुछ ऑक्यूपाई कर दिया। मैं उससे भी अलग बात कर, देखिए जी, उस बताएं। पर तो मोदी जी ने बिल्कुल आंखें बंद कर रखी हैं। चाइना ने 2000 किलोमीटर हमारी धरती इसी 9.5 साल में कब्जा ली है। उनका एक वक्तव्य नहीं है, चाइना का नाम लेने में घबराते हैं मोदी जी, टांगे कांपती हैं। और यही मोदी जी थे जब पहले सत्ता में नहीं थे तो ये कहते थे कि लाल आंखें दिखाओ, अब लाल पीली आंखें कहाँ गई पता नहीं है। पर इससे अलग बात कर रहा हूँ, मैं फंडिंग की बात कर रहा हूँ। चाइना की कंपनियों की फंडिंग पीएम केयर फंड में है। कौन है पीएम केयर फंड का मालिक? प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, ये सारे के सारे मेंबर उनके हाथ में। अगर यही होना चाहिए कि चाइना की फंडिंग का मामला है तो सबसे पहले इन चारों के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, इनके खिलाफ इनके इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, है नहीं ना? चाइना की फंडिंग का मामला जो विवेकानंद फाउंडेशन है उसके साथ भी जुड़ा हुआ है नहीं है? तो आप क्यों नहीं करते? क्योंकि उसमें आरएसएस के लोग हैं, बीजेपी के बड़े बड़े लोग हैं, उसके अंदर आपके जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं वो हैं अजित डोभाल, आप उनके खिलाफ नहीं करेंगे, पर यहाँ करेंगे। अगर फिर भी मैं कह रहा हूँ कि अगर फंडिंग का मामला है, अभी केवल आपके पास में इंफॉर्मेशन है, एक न्यूज़पेपर के माध्यम से सबूत नहीं है, फिर भी अगर कुछ करना है तो आप मालिक के खिलाफ कीजिए। पत्रकारों का क्या लेना देना है? पत्रकारों को इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन वो पत्रकार जो जनता के सामने सरकार का सच ला रहे हैं, आप उनका गला दबाना चाहते हो, तो ये वकीलों के साथ भी तो हो सकता है सर, आपके साथ भी तो हो सकता है। हम तो कह रहे हैं करें ना, सीबीआई आपके लिए भी तो हो सकता है। निश्चित रूप से हम तो कह रहे हैं करें ना, करें, ओपन है बिल्कुल। आप ईडी भेजिए, आप सीबीआई भेजिए, आप इनकम टैक्स भेजिए, जो भेजना है भेजिए। अगर आप में दम है तो करके दिखाइए ना, आपके पता लग जाएगी आपको। नहीं, वो सारी चीजें। अगर जाती तौर पे भानु प्रताप जी की बात करूं, मैं कह रहा हूं, नहीं, मैं जानता हूं कि मोदी मेरे खिलाफ ये सारी इंक्वायरी नहीं भेजेगा। अगर करेंगे तो मुझे मरवाएंगे, मैं भी जानता हूं। जिस दिन इनको होगा कि अब इसे बर्दाश्त करना संभव नहीं, उस दिन मुझे गोली मरवाएंगे, मैं जानता हूं। क्यों सर? मैं बोल रहा हूं लगातार, मेरी इंफॉर्मेशन उनके साथ पास में सारी 4-4 महीने तक मेरा मोबाइल फोन जो है वो होता है, रिकॉर्ड किया जाता है। मेरे एक एक व्यक्ति कौन मेरे से मिलता है, आईबी के पास में सारी इंफॉर्मेशन है, सब कुछ उनके पास में है। मैं ही सारी चीजें जानता हूं, तो मैं तो जानता हूं मेरे साथ क्या होना है। अधिवक्ता है, आप सुप्रीम कोर्ट तक नहीं लेके जा सकते। नहीं, जब होगा, अगर ऐसा है, अगर आपको लगता है कि आपको मरवा देंगे प्रधानमंत्री मोदी या उनकी सरकार, वो मर गए मारने वाले, इनसे डरते थोड़े ही हैं। जब ये करेंगे कार्रवाई तब करेंगे, अभी से नहीं। एंटिसिपेशन में कुछ नहीं करेंगे अपन, जब ये कार्रवाई करेंगे तब कर दिया तो कोई बात नहीं, जब देखेंगे, जब करेंगे। बात मैं वो कह रहा हूँ, बात मैं ये कह रहा हूँ, ये पत्रकार क्योंकि सच रख रहे हैं सामने, और 2024 का लोकसभा का चुनाव जो मोदी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और उससे पहले 4 राज्यों के चुनाव जो छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश और तेलंगाना में होने वाले हैं। अब किसी भी समय उनकी जो है आचार संहिता लागू हो सकती है, घोषणा हो सकती है, डेट डिक्लेयर हो सकती है। उस सब के तहत ये सब कुछ किया जा रहा है, और ये पहला अटैक है। इसी से बहुत लोग अगर डर गए तो सरकार अपने उद्देश्य में कामयाब हो जाएगी, और अगर नहीं डरे सरकार के इस वार से, और जिस तरह का विरोध किया है, कल ही से सुबह से जिस तरह का विरोध हो रहा है, अगर ये संगठित होकर विरोध किया तो सरकार निश्चित रूप से बैकफुट पर आएगी। और सरकार ये करेगी, ऐसे लोगों को
जो सच सामने रखे उनको बंद करने की, उनकी जुबान बंद करने की कोशिश करेंगे। मेरा आखिरी सवाल है भानु प्रताप जी, आज सुबह संजय सिंह के यहाँ भी और कुछ और जगहों पर भी ईडी की और सीबीआई वगैरह की छापामारी चल रही है, पुलिस के साथ और पैरामिलिट्री फोर्स के साथ बाकायदा छापामारी चल रही है, उसको लेकर के आप किस तरह से? संजय सिंह भी बोल रहे हैं ना लगातार, संजय सिंह पार्लियामेंट में बोल रहे हैं, पार्लियामेंट के बाहर बोल रहे हैं, और संजय सिंह सबूतों के साथ में बोल रहे हैं। उनकी जो है वहां से उनको पूरे सत्र के लिए निष्कासित कर दिया जाता है। यही हो रहा है ना, मतलब एक व्यक्ति जो सरेआम इतनी अभद्र भाषा बोली है कि मैं यहाँ बोल नहीं सकता, बिधूड़ी ने, आप उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, लेकिन संजय सिंह के खिलाफ और कांग्रेस के और अन्य पार्टियों के जो और लोग हैं, आप उनको पूरे सत्र के लिए सदन से बर्खास्त कर दे रहे हैं। तो जो एकपक्षीय कार्रवाई हो रही है ये होंगी नहीं। बिधूड़ी के खिलाफ क्या कार्रवाई नहीं? उनको तो टोंक राजस्थान का जिम्मेदार बना दिया गया है। यही कार्रवाई है ना, तो उनको प्रसाद दे दिया गया है, उनको पुरस्कार दे दिया गया है, और मोदी जी चाहते ही हैं, इसीलिए तो मोदी जी ने इकट्ठे कर रखे कि जो सबसे घटिया काम करेगा, जो घटिया भाषा बोलेगा और कानून के विरुद्ध जाके काम करेगा, ऐसे लोगों को पालते हैं मोदी जी। बार बार ये कहा जा रहा है कि डेमोक्रेसी खतरे में है, तानाशाही आ गई है, आपको नहीं लगता? नहीं, मैं बिल्कुल लगता है। उसी में एक सवाल है मेरा, बतौर वकील एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट की भूमिका क्या है? सुप्रीम कोर्ट की भूमिका बड़ी कायदे से लिखी हुई है कि इस डेमोक्रेसी को, इस संविधान को आप बचाएंगे और इसकी चेक एंड बैलेंस चेक करते रहेंगे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट को अनलिमिटेड पावर है, आर्टिकल 142 में अनलिमिटेड पावर है, सुमोटो एक्शन ले सकती है किसी भी बात पर। लेकिन पीछे का अगर पर्टिकुलर इन 9 साढ़े 9 साल की ही बात करें, उससे पहले का भी है, लेकिन कम से कम इनकी बात करें, ऐसा मौका आया नहीं कि सुमोटो एक्शन लिया हो। केवल मणिपुर के मामले को छोड़ मणिपुर में लिया है, लेकिन उसमें भी हुआ क्या है, जिस समय देश के लोग सड़क पर भटक रहे थे, कोरोना काल में मर रहे थे, एक्सीडेंट से मर रहे थे, सड़क पर भूखों मर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने उस समय भी सुमोटो कोई एक्शन नहीं लिया। और उस सबके बावजूद नहीं लिया जब कई हाई कोर्टों ने, जैसे बॉम्बे हाई कोर्ट है, उन कई हाई कोर्टों ने जो किया जा रहा था लोगों के खिलाफ में, और विशेषकर मुस्लिम समुदाय के लोगों के खिलाफ, उसमें अपने आदेश दिए कि ये जो कुछ हो रहा है गलत हो रहा है। ये सब एक पक्षीय कार्रवाई है और एक संप्रदाय विशेष लोगों को प्रताड़ित करने की ये कार्रवाई। सब कुछ हुआ, जब भी नहीं किया सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट ने 2 महीने बाद जब एक्शन लिया, जब करीब 60 से ज़्यादा, बल्कि 100 के लगभग एडवोकेट्स ने एप्लीकेशन, एक लिखी कंप्लेंट और दी कोर्ट को, तब लिया। सो ऐसे कई मसले थे जिन पे सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लेना चाहिए था, सुमोटो एक्शन नहीं लिया। शायद तभी सरकार का हौसला इतना बढ़ रहा है, तभी ये तानाशाही इतनी बढ़ रही है। एक और चीज़, 2-3 मैं उदाहरण आपको बताऊंगा, उससे आप समझ जाएंगे। एक मसला हुआ जो महाराष्ट्र सरकार को लेकर है। मुझे इस बात का दुख है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये तो कहा कि जो गवर्नर की कार्रवाई है असंवैधानिक है, वहां जो सरकार बनी शिंदे सरकार पूरी तरह से असंवैधानिक है, लेकिन सरकार को हटाया नहीं। तो आपने हटाया नहीं तो उससे फायदा क्या? सरकार तो बनी हुई है ना। अब आप कह रहे हैं कि गैर संवैधानिक सरकार है, लेकिन सरकार बनी हुई है, तो आपके इस आदेश का मतलब क्या रहा? एक बात। दूसरा, इलेक्शन कमीशन के विषय में, जिस चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लेकर कोर्ट में मुकदमा आया और कहा कि ये जो सारी चीजें हैं ये गलत है, और जो इलेक्शन कमिश्नर हैं तीनों के तीनों, उनको आप कह रहे हैं समान पावर मिले, और उनकी नियुक्ति के लिए 3 लोगों का पैनल बनाया, जिसमें चीफ जस्टिस भी हो, प्राइम मिनिस्टर हो और अब लीडर ऑफ अपोजिशन हो। पर आप ये आदेश तो दे रहे हैं कि ऐसे होगा, पर जो आदमी इस समय चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, जो मोदी का आदमी है, सरकार का आदमी है, आप उसे नहीं हटा रहे हैं, और उसी के देख रेख में 2024 का लोकसभा चुनाव होगा, तो आपके इस आदेश का फायदा क्या है? सो ये आधा अधूरा जो न्याय है, इसका कोई मतलब नहीं। ये तो बताओ। इसलिए सुप्रीम कोर्ट बहुत कुछ कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए, और आज नहीं तो कल करना पड़ेगा। अफसोस, जितना करना चाहिए ऐसा हुआ नहीं, नजर नहीं आ रहा। इसीलिए सरकार की और पुलिस और ये सारे जो हैं, इनकी जो है हौसले बढ़ रहे हैं, और ईडी के हौसले इसलिए बढ़ रहे हैं, उसके 2 कारण। सुप्रीम कोर्ट ने ही ईडी को जो पावर दी गई, उसने सुप्रीम कोर्ट ने उनको कंफर्म कर दिया, इसलिए ईडी के हौसले बुलंद है कि वो रख सकती है, किसी को भी उठा के 1-2 साल जेल में रख सकती है, इसलिए हौसले बढ़े। और दूसरा, जब आपने ईडी के चीफ की नियुक्ति को मान लिया कि इसको एक्सटेंशन आगे नहीं देना,
और आपने एक डेडलाइन फिक्स कर दी कि इस तारीख तक, बस इसके बाद नहीं। फिर आपने 45 दिन के लिए क्यों बढ़ाया? इसका मतलब क्या है? इसका संदेश क्या है? इसका संदेश है कि सरकार को मालूम है वो जैसे चाहे जो कर लेगी, कोर्ट से भी आदेश लेगी। इनडायरेक्टली बताओ सिटीजन, आप अभी वकील नहीं है, सिटीजन है, इनडायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट कॉम्प्रोमाइज है गवर्नमेंट के साथ? नहीं, मैं नहीं जानता कि कंप्रोमाइज है या नहीं है, लेकिन उसके जो आदेश आ रहे हैं वो आदेश निश्चित रूप से इस देश के लोकतंत्र को पूरी तरह से सुरक्षित कर पाए, इस देश के संविधान को पूरी तरह से सुरक्षित कर पाए, इस देश में अभिव्यक्ति की आजादी बनी रहे, कम से कम उसके हक में तो नजर नहीं आ रहे हैं। अगर ऐसा होता तो जो कल हुआ है, इतने पत्रकारों को उठाकर अचानक आप बिना किसी कसूर के, बिना किसी नोटिस के, बिना किसी एफआईआर दिए, बिना किसी सर्च वारंट के आप उन्हें जो है ले आ रहे हैं उठा के, और शाम तक आप जो उनसे पूछताछ कर रहे हैं। जब ये पत्रकार नहीं होता, जब ये पत्रकार लोधी रोड स्पेशल सेल से निकले तो इन्होंने जो मीडिया को बताया, और आज भी हमने सुना कि हमसे जो सवाल पूछे गए कि आप किसान आंदोलन में गए थे, आप शाहीन बाग गए थे, आप दिल्ली दंगे की रिपोर्टिंग किए थे, तो शाहीन बाग तो हर कोई गया था, जो लोकतंत्र का समर्थक है वो जाएगा शाहीन बाग, किसान आंदोलन जाएगा, इसमें गड़बड़ क्या है? इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। हाँ। इसमें गड़बड़ ये है कि इस देश में सरकार के गलत फैसलों के खिलाफ, उनके गलत कानूनों के खिलाफ जो लोग इकट्ठे होकर सरकार के विरुद्ध आवाज बुलंद कर रहे हैं, वो बोले नहीं, उनकी आवाज बंद रहे, वो कुछ भी करें लेकिन ऐसी जगह भाग ना लें। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए कोई काम ना करें, फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है उसे अपने गले में ही दफन कर लें। मैं तो खुद आपको शाहीन बाग में सुना था। मैं तो शाहीन बाग में नहीं, मैं तो पूरे देश में गया CNRC के आंदोलन में, मैं तो किसान आंदोलन में 13 महीने उनके साथ में रहा हूं। दिल्ली दंगे में भी गया, मैं तो दिल्ली दंगे में भी गया, और मैं तो अब इससे पहले जो आंगनवाड़ियों का आंदोलन था मैं उसमें भी था, यहाँ पे फौजियों का 1 रैंक 1 पेंशन का मैं तो उसमें भी था, मैं तो हर एक उसमें था, हर एक उसमें जाता हूँ, आज यहाँ भी हूँ। देश में सरकार अगर कुछ भी गलत कर रही है, इस देश के संविधान को और फ्रीडम ऑफ स्पीच को खत्म करने का कोई काम कर रही है, लोकतंत्र को दफन करने का काम कर रही है, मैं सरकार के विरोध में हर जगह मिलूंगा। यही सवाल तो आज अभिसार शर्मा से पूछे गए, कल उन्होंने बताया, स्पेशल सेल ने यही पूछा है कि आप सीए में गए, शाहीन बाग गए, आप किसानों के उस आंदोलन में गए, ये सवाल तो आपसे भी मुझे लगता है तैयारी है। निश्चित रूप से करने चाहिए, जब मेरे से सवाल करेंगे तभी तो पता लगेगा और तभी मजा आए। मैं कह रहा हूँ एक बार मुझे गिरफ्तार करें और देन जब कोर्ट में आएंगे तो मैं सरकार को नंगा वही करूंगा, तभी पता लगेगा। हाइपोथेटिकल क्वेश्चन लेते हैं, आपको मान लीजिए अब दिल्ली पुलिस ने बुला लिया, आपका आंसर क्या होगा? आप क्यों गए? जब बुलाएगी तब बात करेंगे। सर, ये जो मॉब लिंचिंग वगैरह मंदिर